चुनावों को अक्सर सिर्फ जीत और हार के चश्मे से देखा जाता है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो जनता की उम्मीदों का एक नक्शा होते हैं। तो आज हम इसी नक्शे को पढ़ेंगे ये समझने के लिए कि एक जनादेश को प्रभावी जन केंद्रित शासन में कैसे बदला जा सकता है। चलिए आपको ले चलते हैं जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में। यहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र है कालाकोट सुंदरबनी। ये एक दूरस्थ ग्रामीण और सीमा से लगा इलाका है, पर यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये यहाँ रहने वाले लोगों की उम्मीदों और उनकी चुनौतियों की कहानी है। तो सवाल ये है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़ों में उलझना नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि वो कौन सी प्रणालियां हैं, वो कौन से दबाव हैं और वो कौन सी रणनीतियां हैं जो किसी भी जनादेश को असल शक्ल देती हैं। सीधी भाषा में कहें तो आंकड़ों के पीछे के इंसान को कैसे समझा जाए। तो इस सफर का रास्ता कैसा होगा, एक नजर डालते हैं। हम राजनीति से परे मकसद को समझेंगे, फिर जमीन की नब्ज टटोलेंगे, जनादेश को डिकोड करेंगे, इस बदलाव की वजहों को जानेंगे और फिर देखेंगे कि शासन का एक ठोस खाका कैसे तैयार हो सकता है। अंत में सेवा के सही मार्ग पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण का आप कह सकते हैं पहला कदम होता है जमीन की नब्ज को समझना। वहां के लोग कौन हैं, उनकी जिंदगी कैसी है और वो रोज किन मुश्किलों से गुजरते हैं। यहाँ के डेमोग्राफी को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ऊपर से देखने पे ये एक हिंदू बहुल इलाका लगता है, करीब 66% आबादी। लेकिन अगर आप थोड़ा और गहरा जाएं, जैसे कालाकोट तहसील में, तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी का अनुपात लगभग बराबर हो जाता है। और यहाँ एक बड़ी आबादी गुज्जर और बकरवाल अनुसूचित जनजाति की भी है। ये सब मिलकर इस जगह के सामाजिक ताने बाने को बहुत पेचीदा बना देते हैं। तो यहाँ के 97,541 वोटरों के लिए राजनीति का असली मतलब क्या है? उनके लिए राजनीति का मतलब है रोज की ये सच्चाइयां, कोयला खदानों का बंद होना और नौकरियों का चले जाना, पहाड़ों में खराब सड़कें और घंटों बिजली की कटौती, अच्छे अस्पताल और स्कूल की कमी, सीमा पर हमेशा बनी रहने वाली असुरक्षा और जनजातीय समुदायों के कल्याण की चिंता। यही वो मुद्दे हैं जो असल में यहाँ के लोगों की जिंदगी और उनके वोट को दिशा देते हैं। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य बहुत अहम हो जाते हैं। देखिए, हमारे गणतंत्र की जो नींव है वो हर एक व्यक्ति की गरिमा पर टिकी है। इसका मतलब यह है कि जो भी सार्वजनिक बहस हो वो तथ्यों पर आधारित हो और बोलने की आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। तो जमीन की हकीकत समझने के बाद अब वक्त है हाल के चुनावी जनादेश को समझने का। चलिए उन ठोस आंकड़ों को देखते हैं जो इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बयान करते हैं। 2024 के नतीजे देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। 70% से ज्यादा का तगड़ा वोटर टर्नआउट रहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को मिले 50.81% वोट, जो एक बहुत ही स्पष्ट बहुमत है। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले 29.90%। मतलब जीत का अंतर लगभग 21% का रहा, जो कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक बढ़त दिखाता है। लेकिन यह कहानी एक रात में नहीं लिखी गई। अगर हम पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो एक पैटर्न दिखता है। 1996 में कांग्रेस का दबदबा था, फिर 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, लेकिन 2014 में एक बड़ा मोड़ आया जब बीजेपी ने पहली बार ये सीट अपने नाम की और 2024 में उन्होंने अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। ये एक धीमा लेकिन लगातार हुआ राजनीतिक बदलाव है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बदलाव हुआ कैसे? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या ये सिर्फ एक लहर थी या फिर उन जमीनी मुद्दों का नतीजा था जिनकी हमने अभी बात की? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। चलिए 2014 के नतीजों से शुरू करते हैं। उस चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले थे और वो जीत गए थे। अब ये एक जीत तो थी, लेकिन इसे बहुमत नहीं, प्लूरैलिटी कहते हैं। मतलब उन्हें सबसे ज्यादा वोट तो मिले, पर 50% का जादुई आंकड़ा वो पार नहीं कर पाए थे। और अब 2024 के नतीजों को इसके ठीक बगल में रखकर देखिए। बीजेपी का वोट शेयर उछलकर 50% के पार चला गया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं रहा। यह साफ दिखाता है कि बीजेपी ने न सिर्फ अपनी पुरानी बढ़त को कायम रखा, बल्कि अपने वोट बैंक को और भी बढ़ाया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, +12.68%, असल में पूरी कहानी इसी एक नंबर में छिपी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो वोट स्विंग है जिसने बीजेपी को एक साधारण जीत से एक जबरदस्त बहुमत तक पहुंचा दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने अपने पुराने वोटर्स को तो साथ रखा ही, साथ में बड़ी संख्या में नए वोटर्स को भी अपने पाले में किया। एक और बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है वोटर टर्नआउट का।
आप देखिए, जब 2002 में वोटिंग 49% से भी कम हुई तो नतीजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में था। लेकिन 2014 में जब वोटिंग बढ़कर लगभग 77% हो गई तो बीजेपी को जीत मिली। इससे एक संकेत मिलता है कि जब ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को होता है। और अब बात करते हैं एक और अहम फैक्टर की, वो है विपक्षी वोटों का बंटवारा। 2014 में क्या हुआ? बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे वो 3 पार्टियों में बढ़ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। सोचिए, अगर ये सारे वोट एक जगह पड़ते तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। और 2024 में भी नई अपनी पार्टी के आने से ये बंटवारा कुछ हद तक बना रहा, जिसने बीजेपी की जीत को और आसान कर दिया। ठीक है, तो हमने सारे आंकड़ों को देख लिया, पैटर्न को समझ लिया, पर इन सब का मतलब क्या है? देखिए, जनादेश का विश्लेषण सिर्फ बीती हुई बात को समझने के लिए नहीं होता। इसका असली मकसद है भविष्य के लिए एक रास्ता बनाना। तो चलिए अब देखते हैं कि सारे डेटा को एक असरदार शासन के ब्लूप्रिंट में कैसे तब्दील किया जा सकता है। जो सोर्स मटेरियल है वो एक रणनीतिक ढांचे की बात करता है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये एक तरह का 4 डायमेंशनल अप्रोच है, शासन के 4 अलग अलग चेहरों पर ध्यान देकर लोगों के साथ एक लंबे समय का टिकाऊ रिश्ता बनाने के लिए। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए एक 5 स्टेप प्लान सुझाया गया है। पहला, अपने कोर सपोर्ट बेस को फिर से जोश से भरें। दूसरा, उन स्विंग वोटर्स तक पहुंचें जिनकी पहचान हमने डेटा से की है। तीसरा, अल्पसंख्यक समुदायों से नरमी से बात करके उनकी चिंताओं को दूर करें। चौथा, गठबंधनों को बहुत समझदारी से मैनेज करें। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, ऐसा काम करें जो लोगों को जमीन पर दिखे और महसूस हो। और हां, जब हम डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक और मूल्य बहुत अहम हो जाता है। आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी का अधिकार यानी निजता का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। किसी के भी पर्सनल डेटा का इस्तेमाल हमेशा उसकी सहमति से और एक साफ मकसद के लिए ही होना चाहिए, तभी नागरिक और सिस्टम के बीच का भरोसा कायम रह सकता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। राजनीतिक विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, इसका असली मकसद है लोगों को एक असरदार और सम्मानजनक सार्वजनिक सेवा देना। यही वो रास्ता है जहां डेटा लोगों की गरिमा से मिलता है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर ले आता है, जब डेटा गरिमा से मिलता है तो क्या शासन वाकई लोगों की सेवा कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।